नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान इतिहास का वर्ग 10 का इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा ही उपयोगी होने वाला है। अगर आप बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति की बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं या एस्टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और इस वीडियो को अगर ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो मैंने एनसीईआरटी नोट्स का संक्षेप में इस वीडियो में व्याख्या किया हुआ है, जो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। और प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी इतिहास से क्वेश्चन रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज वर्ग 10 का इतिहास का इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, धर्म और उपनिवेश। वियतनाम की धार्मिक मान्यताओं में बुद्ध, कन्फ्यूशियस और कई स्थानीय रीतियों का मिश्रण है। तो हम लोग आज इसमें देखेंगे वियतनाम एक देश है, उसके बारे में देखेंगे कि वहाँ क्या क्या चीज घटनाएं घटी थी। फ्रेंच मिशनरियों ने वहाँ ईसाई को लाया था, जिन्हें वियतनाम के लोगों का आलसी व्यवहार पसंद नहीं था। 13वीं सदी में से पश्चिमी मान्यताओं के खिलाफ कई धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। 1969 में स्कॉलर रिवोल्ट ऐसा ही एक आंदोलन था जो ईसाई धर्म के खिलाफ था। दोस्तों, उसमें क्या था कि फ्रांस के द्वारा वियतनाम के लोगों पर ईसाई धर्म को थोपा जा रहा था, लोगों का धर्मांतरण हो रहा था। तो इसी का विरोध करते हुए वियतनाम में एक धार्मिक आंदोलन हुआ, जो आंदोलन स्कॉलर रिवोल्ट कहलाता है और 1969 ईस्वी में हुआ था। हुइन फूसो इस तरह के आंदोलनों में से एक था। हुआ इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी और यह मेकांग डेल्टा के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। हुआ क्या है? आंदोलन का नाम है। इस आंदोलन ने 19वीं सदी के फ्रेंच विरोधी और लोकप्रिय धार्मिक भावनाओं से प्रेरणा ली थी। हुआ आंदोलन के जनक का नाम हुआन फूसो था। हुआ आंदोलन का जनक का नाम क्या था? हुआन फूसो था। ये कई तरह के चमत्कार किया करते थे और गरीबों की मदद करते थे। वे अनाप शनाप खर्चे की आलोचना करते थे और काफ़ी लोकप्रिय थे। उन्होंने बाल विवाह, जुआ, शराब और अफीम के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था। हुआन फूसो क्या था? एक आंदोलनकारी था जिन्होंने हुआ आंदोलन वियतनाम में चलाया था। कहाँ चलाया था? वियतनाम में चलाया था। आइए आगे देखते हैं। फ्रेंच शासकों ने हुआन फूसो के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। उन्होंने उसे पागल करार दिया और उसे पागल वेन्यू का नाम दिया। उसे एक पागल खाने में डाल दिया गया, लेकिन जिस डॉक्टर को उसे पागल होने का सर्टिफिकेट देना था वही उसका फैन बन गया, यानी समर्थक बन गया। आखिर उसे देश निकाला देकर लाओस भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? लाओस भेज दिया गया। उसके कई अनुयायियों को कंसंट्रेशन कैंपों में डाल दिया गया। फान बोई चाओ 1867 से 1940, यानी 1867 में इसका फान बोई चाओ का जन्म हुआ था और 1940 में मृत्यु हुआ था। वे एक राष्ट्रवादी थे। उनकी शिक्षा कन्फ्यूशियस पद्धति से हुई थी। उसने 1903 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी डुई तानहोई का गठन किया, जिसका नेतृत्व प्रिंस कुआंग डे करते थे। फान बोईचा 1905 में योकोहामा में चीनी सुधारक लुआंग क्विचाओ 1863 से 1929 से मिले। फान द्वारा लिखित सबसे प्रभावशाली किताब थी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। फान द्वारा सबसे चर्चित किताब क्या लिखी गई थी? हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इस किताब में क्विचाओ का गहरा प्रभाव दिखता है। इस किताब में मुख्य रूप से दो मुद्दों पर बात की गई थी।
स्वायत्तता का नाश और चीन के साथ टूटे हुए संबंध। वियतनाम की आज़ादी की लड़ाई में फान एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में गिने जाते थे। फान सू ट्रिन 1871 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1926 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। ये फान बोई चाओ के विचारों के सख्त खिलाफ थे। ये राजतंत्र के खिलाफ थे और इस बात के विरोधी थे कि फ्रेंच का विरोध करने के लिए कोर्ट की मदद ली जाए। वे पश्चिम के प्रजातांत्रिक भावनाओं से बहुत प्रभावित थे। उन्हें फ्रांस के लोगों की स्वच्छंदता की भावना भी पसंद थी। वे चाहते थे कि फ्रेंच शासक कानूनी और शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण करे और कृषि और उद्योग को बढ़ावा दे। ये किसके अनुसार थे? फान सू ट्रिन के अनुसार। चीन और जापान का प्रभाव भी इस पर पड़ा। वियतनाम के धार्मिक आंदोलन पर 20वीं सदी से पहले दशक में वियतनाम से कई छात्र आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने जापान गए थे। जापान जाने का मुख्य उद्देश्य था वियतनाम से फ्रेंच लोगों को भगाना, कठपुतली राजा को उखाड़ फेंकना और एगुएन वंश के शासन को फिर से बहाल करना। वे जापानियों से एक एशियाई होने के नाते मदद की गुहार करते थे। जापानियों से क्या करते थे कि एशियाई होने के नाते वे मदद का गुहार करते थे जापानियों से। जापान एक आधुनिक देश बन चुका था और इसने पश्चिमी ताकतों द्वारा उपनिवेश बनाने की कोशिशों को नाकाम कर दिया था। 1907 से जापान की रूस पर फतह ने जापान की सैन्य शक्ति को साबित कर दिया था और 1908 के बाद जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने वियतनामी छात्रों की क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया। कई क्रांतिकारियों को जापान से निकाल दिया गया और उन्हें चीन और थाईलैंड में पनाह लेने पर विवश होना पड़ा। फान बोई चाओ भी उसमें से एक थे। चीन में आने वाले बदलाव भी वियतनाम के राष्ट्रवादियों पर अपना प्रभाव डाल रहे थे। 1911 में सन यात सेन के नेतृत्व में एक लोकप्रिय आंदोलन हुआ था जिसने लंबे समय से चले आ रहे राजतंत्र को समाप्त किया और लोकतंत्र को बहाल किया था। उस घटना से वियतनाम के छात्र काफ़ी प्रभावित थे। उन्हें एसोसिएशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम वियत कुआन फुक होई बनाया। अब आज़ादी की लड़ाई का मतलब था एक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब इस समय लड़ाई का जो मतलब हो गया था वह क्या था कि वियतनाम में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनाम में राष्ट्रवाद। 1930 के दशक की आर्थिक मंदी का वियतनाम पर गहरा असर पड़ा था। दोस्तों 1929 से 1930 तक पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी और इस मंदी का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था। चावल और रबर की कीमतों में भारी गिरावट हुई थी। इसके कारण गांवों में बेरोजगारी बढ़ी और लोगों पर कर्जे बढ़ गए। इसकी परिणति हुई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की उठती आवाज़ों में। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिरोध की मुख्य बिंदु थे नगे अन्न और हासिन राज्य। लेकिन इस विरोध को फ्रेंच शासकों ने कुचलता दिया। उस विरोध को कुचलने के लिए विमान और बम का भी इस्तेमाल किया गया था उस समय। 1930 की फरवरी में हो ची मिन ने कई विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन यानी गुटों के साथ लाकर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम कॉन्सन डोंग को शुरू किया। बाद में इसका नाम इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था। वियतनाम में लोकतंत्र की स्थापना। जापान जो दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था ने 1940 में वियतनाम पर कब्जा जमा लिया। तब राष्ट्रवादी नेताओं को फ्रेंच के अलावा जापानियों के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा था। लिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम डाक लेप डोंग मिन जिसे बाद में वियतनाम के नाम से
जाना गया। वे जापानी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 1945 में हनोई को अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का निर्माण हुआ, जिसके चेयरमैन बने थे हो चिन मिन। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का चेयरमैन कौन बना? हो ची मिन बना था। आइए अब देखते हैं वियतनाम का विभाजन। वियतनाम का विभाजन कैसे हुआ? फ्रेंच ने दोबारा अपना नियंत्रण लेने की कोशिश की। उन्होंने इस काम के लिए वहां के राजा बोई दो दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। वियत मिन की पहाड़ियों में भागकर छिपने को मजबूर होना पड़ा। 8 साल की लड़ाई के बाद वियतनाम फ्रांसीसियों को दिएन बिएन फू में 1954 में हराने में कामयाब हो गया। फ्रांस की हार के बाद जेनेवा में एक शांति वार्ता हुई। वियतनाम को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के रूप में इसको 2 भाग में विभाजित कर दिया गया। हो ची मिन और कम्युनिस्टों ने उत्तर में सत्ता संभाली। बाओ दाई की सरकार ने दक्षिण में सत्ता संभाली। दोस्तों अब क्या कर दिया गया? वियतनाम को 2 पार्ट में बांट दिया गया। पहला पार्ट था उत्तरी और दूसरा पार्ट था दक्षिणी। तो उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन ने सत्ता संभाली और दक्षिणी में बाओ दाई ने सत्ता संभाली। कुछ दिनों के बाद नगोदिन दियम के नेतृत्व में बाओ दाई शासन का तख्ता पलट हो गया। दियम ने एक तानाशाह शासन व्यवस्था बनाई। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने दियम के तानाशाही शासन का विरोध किया। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने हो ची मिन सरकार की मदद ली और देश का एकीकरण के लिए संघर्ष किया। आगे देखते हैं अमेरिकी कब्जा। वियतनाम पर अमेरिका ने भी कब्जा किया। इसको देखते हैं। युद्ध में अमेरिका का शामिल होना। अमेरिका को यह चिंता सताई जा रही थी कि किसी कम्युनिस्ट सरकार के बहाल होने से उसकी परिपाटी शुरू हो सकती थी और आसपास के इलाकों में वैसी ही शासन व्यवस्था कायम हो सकती थी। कम्युनिज्म को फैलाने से रोकने के लिए अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों का इस्तेमाल किया और अत्यधिक आधुनिक हथियारों और साज सामानों का भी इस्तेमाल किया। आधुनिक तकनीक और दवाइयों की समुचित आपूर्ति के बावजूद वियतनाम में अमेरिकी सेना के सैनिक भारी संख्या में हताहत हुए। उस युद्ध में उस समय के सबसे शक्तिशाली बम्पर प्लेन B-52 का इस्तेमाल भी किया गया था। लगभग 47,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 303,000 सैनिक घायल हुए। इनमें से कोई 23,000 सैनिक पूर्ण रूप से अपाहिज हो गए थे। वियतनाम के लोगों का अमेरिकी शक्ति के सामने प्रदर्शन से यह साबित हो गया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होने से एक कमजोर सेना में भी जान आ जाती है। अमेरिका ने इस बात को शायद नजरअंदाज कर दिया था। अब एक अमेरिका पर प्रभाव क्या पड़ा इस युद्ध का? वियतनाम में अमेरिकी दखल का विरोध ज़्यादातर अमेरिकी कर रहे थे। कई समकालीन विचारकों का मानना था कि अमेरिका को ऐसे युद्ध में पड़ना ही नहीं चाहिए जिसमें जीतने की संभावना ना के बराबर। मीडिया की भूमिका भी रही। अमेरिकी मीडिया और फिल्म ने इस युद्ध की सराहना की और आलोचना भी। जॉन वायन की फिल्म ग्रीन बेरेट 1968 ने वियतनाम में अमेरिकी दखलंदाजी का समर्थन किया। जॉन फोर्ड कोपोला की फिल्म एपोक्लिप्स नाउ 1979 ने वियतनाम में अमेरिकी दखलंदाजी की आलोचना की। हो चिन मिन ट्रेल, यह पगडंडियों और सड़कों का एक बड़ा भारी जाल था। इसका इस्तेमाल आदमी और सामान को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने के लिए किया जाता था। इसके रास्ते में कई अस्पताल और रिसोर्ट बेस थे। ज़्यादातर सामानों को महिलाओं और
बच्चों द्वारा साइकिल से ले जाया जाता था। उस ट्रेल का ज़्यादातर हिस्सा वियतनाम से बाहर लाओस और कंबोडिया में था और उनकी शाखाएं दक्षिण वियतनाम तक जाती थी। सामान और लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए अमेरिका उस ट्रेल पर हमेशा बमबारी करता था, लेकिन वियतनाम के लोग तुरंत ही उसकी मरम्मत कर लेते थे। हो चिन मिन ट्रेल वियतनाम के लोगों की दिलेरी और सूझबूझ की गवाही देता है। अब आइए इस युद्ध में महिला की भी भूमिका रही। महिलाओं की क्या भूमिका थी उसको देख लेते हैं। चीन की तुलना में वियतनाम की महिलाओं को अधिक समानता प्राप्त थी, खासकर से निचले वर्ग के लोगों में तो ये बात और भी प्रखर थी, लेकिन उनकी स्वतंत्रता सीमित थी और वे सार्वजनिक जीवन में कोई भी योगदान नहीं कर रहे थे। राष्ट्रवादी आंदोलन के परवान चढ़ने के साथ साथ लेखकों और विचारकों ने महिलाओं को समाज के कायदे कानूनों के विरोधी के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया था। हो चिन मिन ट्रेल से होकर सामान की सप्लाई करने के साथ साथ महिलाओं ने युद्ध में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके अलावा शांति काल के समय अर्थव्यवस्था को ठीक करने में भी वहां के महिलाओं ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। अब एक अमेरिकी कब्जे का अंत 1974 ईस्वी में हो गया था। 1974 के जनवरी में पेरिस में एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुए। उस समझौता के साथ अमेरिका के साथ होने वाली लड़ाई समाप्त हुई। लेकिन साइगाओ शासन में और एनएलएफ के बीच लड़ाई जारी रही। 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ ने साइगाओ के राष्ट्रपति भवन में अपने कब्जे में ले लिया और एक सकल वियतनाम की स्थापना की गई। अब है इसमें याद रखने योग्य कुछ बातें हैं, आइए उसको देख लेते हैं। समन्वयवाद एक ऐसा विश्वास जिसमें विभिन्नताओं की बजाय समानताओं पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और विचारों को एक दूसरे के साथ प्रयास में किया जाता था। यातना शिविर एक प्रकार की जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों को कैद में डाल दिया जाता था और उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थी। गणतंत्रता का मतलब है आम जनता की सहमति और जनप्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था। चौथा है सुधार विरोधी, ऐसे व्यक्ति या विचार जो लोगों को गुमराह करने वाले हों उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुधार विरोधी कहेंगे। पांचवा है उपनिवेशवाद जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों पर शासन करता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। साम्यवाद है, साम्यवाद एक राजनीतिक आंदोलन है जो एक ऐसी आर्थिक समानता या व्यवस्था में विश्वास करता है जिसमें राज्य जनता की ओर से भी उत्पादन साधनों पर नियंत्रण रखता है। इसका उद्देश्य समाज में सभी को समानता अधिकार देना है। साम्राज्यवाद ऐसे व्यवस्था है जिसमें एक देश दूसरे देश पर शासन करता है। नापाम अमेरिका में विकसित किया गया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा के संपर्क में आने पर उससे चिपक कर त्वचा को जलाता रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा इंडो चाइनीज आंदोलन या वियतनाम में आंदोलन। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।